जिस विद्यार्थी को 100 में 100 मार्क्स लाना है उनके लिए ही ये सिर्फ ऑडियो है और सिर्फ ध्यान से सुनेंगे, जिससे उनके सूत्र की पूरी बुक की रिवाइज हो जाएगी। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, आपने थंबनेल देख के आया है कि एक ही वीडियो में हम लोग सारे सूत्र के क्लास 10 के ख़त्म कर देंगे, जो कि आपके बोर्ड के दृष्टिकोण से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। मैथ के सूत्र को आप अच्छी तरीके से याद करते हैं तो आप 100 में 100 मार्क्स आप पढ़ना अच्छी तरीके से ला लेंगे। मैथ के सूत्र को सिर्फ हम लोग रटेंगे नहीं, समझते हुए चलेंगे, पूरी बारीक के साथ चलेंगे, जो कि एक सूत्र का फॉर्मूला का मैराथन होगी आपके लिए ऑडियो। आप ऑडियो सुनते चलें। इससे बात करते हैं कि गणित, मैथ किसे कहते हैं? विज्ञान के मापांक को गणित कहते हैं। गणित को विज्ञान का राजा कहा जाता है। गणित के जनक वार्नभट को कहा जाता है। मैथ्स MATHS, मैथ्स मैथ मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट, और मैथमेटिक्स या दूसरा का कह सकता है मैथ का माइंड एरियंट टाइम हैव द स्टडी। मैथमेटिक्स मेरी आत्मा तो हर एग्जाम में आकर इत्मीनान से शुक्र समाप्त कर, इसकी पूरी वर्ड के फॉर्मूले होते हैं। मतलब वो मैंने निकाला है, मेंशन किया है, ताकि आप लोग एक अच्छी तरीक़े से समझ पाएँ। अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से क्लास 10 के गणित को 7 खंडों में विभाजित किया गया है। संख्या पद्धति नंबर सिस्टम से 10 अंक पूछे जाते हैं। बीजगणित अलजबरा से 20 अंक पूछे जाते हैं। ज्यामितीय से ज्योमेट्री से 20 अंक, नियामक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 10 अंक, क्षेत्रमिति मेंसुरेशन से 10 अंक, त्रिकोणमिति 20 अंक से, सांख्यिकी एवं प्रायिकता स्ट्रेटजी प्रोबेबिलिटी से 10 अंक पूछे जाते हैं। इस प्रकार से कुल 100 अंक का होता है। 7 खंडों को हम लोग बारीकी से पढ़ने वाले होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग इस वीडियो में इस तरीके से खो जाइएगा कि आप लोग लाइक करना भी भूल जाइएगा। अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। पहले बात करते हैं कि संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। गणित की वह शाखा जिसमें हम संख्याओं तथा उससे संबंधित क्रियाओं का अध्ययन करते हैं उसे गणित या संख्या कहते हैं। संख्या 0 से लेकर 9 तक यानी कुल 10 अंक से पूरी दुनिया के समस्त संख्या पद्धति बनती है। संख्या नंबर को 2 भागों में बांटते हैं। पहला काल्पनिक संख्या, दूसरा वास्तविक संख्या। काल्पनिक संख्या को हम लोग इमेजिनरी नंबर, वास्तविक संख्या को रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर को I से इंडिकेट करते हैं और रियल नंबर को R से। I मतलब I के मान पूछा था, I के मान क्या होता है? तो रूट अंडर -1 I स्क्वायर का मान, तब I गुना I कीजिएगा तो -1 गुना -1 तो हो जाएंगे रूट अंडर -1 रूट अंडर -1 हो जाएंगे। I के पावर 3 कीजिएगा तो I स्क्वायर गुना I कीजिएगा, -1 गुना I कीजिएगा तो -I आएगा। I के पावर 4 कीजिएगा तो I स्क्वायर गुना I स्क्वायर कीजिएगा तो -1 गुना -1 तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। वास्तविक संख्या रियल नंबर को 2 भागों में बांटी जाती है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? कोई पूछेगा तो प्रमेय और अप्रमेय की संख्या को सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। और काल्पनिक संख्या किस तरीके से हो जाता है? तो रूट अंडर -3 हो जाता है। तो हम लोग लिखते कहेंगे तो रूट अंडर 3I लिखते हैं। तो वास्तविक संख्या को 2 भागों में बांटेंगे। पहला प्रमेय संख्या और दूसरा अप्रमेय संख्या। प्रमेय संख्या रियल नंबर किसे कहते हैं? जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू 0 हो, जो कि पूर्णांक भिन्न मिश्र भिन्न सभी का सम्मिलित रूप होते हैं। जैसे बात करते हैं -3.2/4 या 4/5, या हो सकता है रूट अंडर 16 का किसका वर्गमूल निकल जा रहा है, या 0/5, कुछ भी हो सकते हैं। अप्रमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं व्यक्त किया जा सकता है, अर्थात जिसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, जैसे रूट अंडर 5 रूट अंडर 7। हम बात करते हैं प्रमेय संख्या कितने भागों में बांटा जाता है? 3। पूर्णांक भिन्न मिश्र भिन्न। पूर्णांक इंटेजर्स मतलब जो आपका -अनंत से लेकर 0 तक ले और प्लस अनंत से लेकर धनात्मक संख्या तक ले होते हैं, लेकिन इसके हर के रूप में 1 के अलावा कोई अन्य संख्या नहीं होनी चाहिए। अर्थात बहुत सारे बच्चे जो होते हैं -अनंत से लेकर प्लस अनंत तक पढ़ते हैं, उस तरीक़े से उनकी गलती होने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं। आप लोग को पढ़ना होगा इस तरीके से कि -अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, लेकिन उसके हर में केवल 1 ही होनी चाहिए। भिन्न बात करेंगे जिसे अंश बटा हर में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन हर में 1 के अलावा अन्य कोई संख्या होनी चाहिए। नहीं तो 5/5 भी बोलते हैं तो 5/1 है तो वो भी भिन्न है, लेकिन भिन्न नहीं बोली जा सकती उसको, क्योंकि एक हर में क्या है? 1 है। अतः आपको हर में 1 के अलावा और कोई संख्या चाहिए। मिश्र भिन्न जो पूर्णांक और भिन्न का सम्मिलित रूप होता है, जैसे -2.4/3 या 5.3/2। उसके बाद से बात करेंगे हम कि पूर्णांक को कितने भागों में बांटा जाता है? धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। धन पूर्णांक 1 से लेकर अनंत तक की संख्या को, जिसके हर में हमेशा 1 होनी चाहिए। ऋण पूर्णांक -1 से लेकर अनंत तक की संख्या हो, जिसके हर में हमेशा 1 होनी चाहिए। धन पूर्णांक को 2 भागों में बांटा जाता है, एक पूर्ण संख्या और दूसरा प्रकृत संख्या। पूर्ण संख्या को होल नंबर कहते हैं और प्रकृत संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, या गिनती की संख्या में जब
शून्य सम्मिलित कर दें, या प्रकृत संख्या में जब शून्य सम्मिलित कर दें। प्रकृत संख्या एक से लेकर अनंत तक की संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है। प्रकृत संख्या को दो भागों में बांटा जाता है, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ओड नंबर। सम संख्या वैसी प्रकृत संख्या, यहाँ पे फिक्स देखिए सुनिएगा, वैसी प्रकृत संख्या जो दो से पूर्णतः, यानी प्रकृत और पूर्णतः दोनों इंपॉर्टेंट बोलिएगा, वैसी प्रकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाता है उसे सम संख्या कहते हैं। विषम संख्या वैसी प्रकृत संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होते हैं उसे विषम संख्या कहते हैं। उदाहरण सम संख्या ले सकते हैं 2 4 6 8, विषम संख्या के 1 3 5 7। दोनों का कंबाइंड पुनः पड़ता है भाज्य अभाज्य प्रकृत संख्या। एक तुम्हारा होता है भाज्य संख्या, जिसे बोलते हैं यौगिक, तो यौगिक को बोलते हैं जो जीरो से लेकर भाज्य संख्या किसे कहते हैं जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से कटता है, जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से कटता है। जैसे चार सबसे छोटी भाज्य संख्या है, क्योंकि 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है, तो 4 है। एक न तो भाज्य है न अभाज्य है, तो 4 जो है 1 और 4 के अलावा 2 से कट रहा है। अभाज्य जिसे रूट संख्या बोलते हैं, वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और कोई संख्या से विभाजित नहीं होती है उससे अभाज्य संख्या कहा जाता है। काल्पनिक संख्या को हमने सभी संख्या को व्यक्त कर दिया। आपके बोर्ड में इस प्रकार से पूछी जा सकती है कि क्या सभी सम संख्या प्रकृत संख्या हो सकती है? तो हाँ, क्योंकि सोचना होगा कि सम संख्या कहाँ होता है 2 4, और प्रकृत संख्या कहाँ से होता है 1 से, उसमें सभी समा जाते हैं, तो कहना होगा हाँ। या इस तरह से पूछ सकता है कि क्या सभी प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है? तो प्रमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि प्रमेय में प्रमेय में -2 आ सकता है, लेकिन पूर्ण -2 में नहीं होता। थोड़ा सा सोच के बोलिएगा तो मेरे दोस्त आपसे ये भी क्वेश्चन निकल जाएंगे। सम संख्या मैंने सभी की परिभाषा दे दिया है। और भाग एल्गोरिथम विधि, इसमें जो इंपॉर्टेंट होता है पहले का चैप्टर में, तो आपको पहचानना होता है कि एक विशेष प्रकार की समस्या को हल प्राप्त करने की चरणबद्ध तरीका को एल्गोरिथम कहते हैं। फिर से पूछा जाएगा एल्गोरिथम किसे कहते हैं? तो एक विशेष प्रकार की समस्या हल प्राप्त करने की चरणबद्ध तरीका को एल्गोरिथम कहते हैं। लेमा क्या है? तो यह एक सिद्ध कथन होता है जिसकी सहायता से हम लोग दूसरे कथन को सिद्ध करते हैं। और जब धन पूर्णांक आता है ना कि 6q + r सिद्ध कीजिए, तो आप मानना पड़ता है कि 6 धन पूर्णांक pq + r के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ r = 0 1 2 3 हो सकता है, जहाँ b - 1 तक ले लेते हैं। b का मान हम आवश्यकता अनुसार 2 3 4 5 6 आदि ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि a = bq + r है, तो मसल ऐसा बोलता है कि ab = मसल होता है br, यानी हम लोग जाते हैं कहाँ तक ले हैं, जब तक लेकिन शेषफल 0 ना हो जाए। यूक्लिड का भाग लेमा मतलब क्या कहता है? तो किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए a c और द्वितीय पूर्णांक q तथा r प्राप्त होता है। ठीक है, जहां r जो होने चाहिए 0 से 0 > r < b, यानी 0 से 12 और बराबर, और b से छोटा या b के बराबर होनी चाहिए। हम लोग बात करते हैं b को भाज्य कहते हैं, और बीच वाले a को भाज्य कहते हैं, और q को भागफल, r को शेषफल, यानी a बराबर का होता है bq + r। ठीक है, अब चलते हैं यूक्लिड भाग विधि का प्रयोग कर हम अंतिम और शून्य शेष जब मिलता है तो उसी चरण का वह भाजक जो होता है मशक कहलाता है। मशक चलेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 2 या 2 से अधिक संख्याओं के गुणनखंड में शामिल कम घात वाली संख्याओं के गुणनफल को मशक कहते हैं। मशक अर्थात जो भी आपका गुणनखंड दिया जाता है उसमें मिले सम में, मशक का मतलब ये होता है मिले सम में। तो जैसे मान लीजिए 6 72 20 का आप निकालिए गुणनखंड, तो सभी में 2 मिल रहे हैं और सभी में 3 मिल रहे हैं, तो मशक हो जाएगा 2 × 3 यानी 6। और लसा बात करते हैं तो बड़ा अंक को, लसा मतलब लिखो सबको, जो अंक बड़ा होंगे उसी को लिख कर लिया जाता है। ठीक है, तो लसा बोल सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणनखंड में बड़े घात वाले संख्या का गुणनफल एलसीएम कहलाता है। लो कॉमन फैक्टर मशक गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, या मशक गुने लसा बराबर यानी एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा मशक, मशक बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटा लसा। एक संख्या भी पूछेगा तो लसक गुने मशक बटा दूसरी संख्या, और दूसरी संख्या पूछेगा तो लसक गुने मशक बटा पहली संख्या। तो अब चलेंगे कि एक प्रमेय और अप्रमेय संख्याओं का हमेशा योग और अंतर अप्रमेय होता है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार प्रमेय और अप्रमेय संख्या का गुणनफल एवं भागफल अप्रमेय हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे बात करेंगे कि 2 - √3 अप्रमेय है, क्योंकि √3 का वर्गमूल नहीं लिखा सकता है, तो यह एक लिखा से अप्रमेय है। अब बात करेंगे जैसे √2/8 दोनों एक ही में रहेगा, भागफल में है, तो हम देखते हैं कि 2 × 4 = 8, 1/4 जाता है, 1/2 तो प्रमेय हो जाता है। अर्थात योगफल और
अंतर हमेशा अप में, लेकिन गुणनफल और भागफल में थोड़ा सा आप सोच समझ कर मारिएगा। एक ना तो अभाज्य है, नहीं यौगिक है। अभाज्य संख्या के मान लीजिए कोई पूछता है कि सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी होती है, तो अनंत बोलिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन हो सकती है, तो 2 हो सकती है। जो एक भी पूछा जा सकता है कि एक ऐसी सम संख्या का बताइए जो अभाज्य है, तो 2 ही है, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। अब चलते हैं बहुपद। बहुपद गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत बीजीय व्यंजकों का अध्ययन किया जाता है उसे बीजगणित कहा जाता है। उसी में आता है पोलिनोमियल्स। बहुपद वह गणितीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात धनात्मक होता है उसे बहुपद कहते हैं। एक चर राशि या दो से अधिक पदों का बीजीय योग जिसके घात धनात्मक पूर्णांक हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, जैसे में x² + 3x + 2 या 4x + 2। बहुपद की पहचान करेंगे। बहुपद की पहचान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुपद में चर राशि का घात बहुपद में चर राशि घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, धनात्मक होता है। ठीक है, 2 नंबर में कि बहुपद में चर राशि का घात भिन्न में नहीं होनी चाहिए। बहुपद में चर राशि बाटा में नहीं होनी चाहिए। बहुपद में चर राशि का मान वर्गमूल चिन्ह के अंदर नहीं होनी चाहिए। चर राशि जो हमेशा बदलता रहता है। जैसे देखिए बहुपद कौन कौन नहीं हो सकते हैं, जैसे x⁻² दे देता है तो बहुपद नहीं हो सकते हैं। 2x⁻5 दे देगा तो नहीं होंगे। 2x⁻1/2 दे देगा तो नहीं होंगे। चाहे 8 बाटा में दे देगा x तो वो नहीं होंगे, या √x दे देगा तब वो नहीं हो सकते हैं बहुपद। लेकिन √2 अब बाहरी है x तो बहुपद हो सकते हैं। बहुपद का मानक रूप कहेगा तो देखिए बहुपद का मानक रूप x + b होता है। द्विघात बहुपद का मानक रूप x² + bx + c होता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप x³ + bx² + cx = 0 + b होता है। हम बात करेंगे कि जहां a ≥ 0 होनी चाहिए। मानक रूप कहा जाता है जिसे आरोही या अवरोही क्रम में लिखते हैं, घटते या बढ़ते क्रम में लिखते हैं चर के घातों को, तो उसे मानक रूप कहा जाता है। और समीकरण कहा जाएगा कि रेखिक बहुपद का समीकरण बताइए तो x + b = 0। द्विघात बहुपद का समीकरण बताइए x² + bx + c = 0। त्रिघात बहुपद का समीकरण बताइए x³ + bx² + cx + d = 0। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार तो बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे 5 घात रहेगा तो 5 घाती वाला बोल सकते हैं, अब पद रहेगा तो पद वाला। कोई चर्चा कर लेते हैं। रैखिक बहुपद या एक घात वाला बहुपद, जिस बहुपद का घात 1 होता है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिस बहुपद का घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे में 2x² या इस तरह से कर सकते हैं 3x² - 5, कोई दिक्कत नहीं हो सकता, या 5x² - 6x + 8। त्रिघात बहुपद जिस बहुपद का घात 3 होता है उसे त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे 3x³ या x³ या y³ - 2, कुछ भी कर सकते हैं। पद के आधार पर एक पदी वाला तो जिस बहुपद में एक पद होता है, जैसे 3x या 2x², कोई दिक्कत नहीं है। 2 पद वाला बहुपद जैसे x³ - 3, 2 पद है, पद देखना होता है। 3 पद वाला इस बहुपद में 3 पद होते हैं। ठीक है, अब आते हैं रैखिक बहुपद के शून्य को निकालने का सूत्र। तो माइनस अचरपद बाटा x का गुणांक यानी -b/a। अब बात करते हैं, इसना था 2x - 5 दिया हो, 0 दिया हो, कहता हो तो माइनस दिया है तो माइनस, फिर -5/2 यानी 5/2 आ जाता। द्विघात बहुपद के शून्य को गुणांकों के भी संबंध कहेगा। शून्यकों का योगफल होता है, क्योंकि समीकरण पहले पता करेगा क्या होता है, x² - α + βx प्लस α बीटा, इसलिए योगफल होता है -x का गुणांक बटा x² का गुणांक, और गुणनफल होता है अचरपद बाटा x² का गुणांक। द्विघात बहुपद की बात करेंगे तो द्विघात बहुपद का समीकरण आपसे पूछा जाएगा तो मूलों के योगफल और गुणनफल दिए होंगे तो x² - α + βx प्लस α बीटा होता है। यदि शून्यकों का गुणनफल बोला जाएगा तो अचरपद बाटा x² का गुणांक होता है। त्रिघात बहुपद की बात करेंगे तो त्रिघात बहुपद का समीकरण क्या होता है, तो x³ - α + β + गामा x² प्लस α बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x माइनस अल्फा बीटा गामा। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का योगफल पूछेगा तो -x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक। त्रिघात बहुपद में 2 करके शून्यकों का गुणनफल एवं योगफल का सूत्र पूछेगा तो x का गुणांक बटा x³ का गुणांक। त्रिघात बहुपद में शून्यकों का सिर्फ गुणनफल पूछेगा तो माइनस अचरपद बटा x³ का गुणांक। अब चलेंगे 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, तो आपसे कहा जाएगा कि अविरोधी होने वाला शर्त बताइए। तो अविरोधी इसमें 2 कंडीशन होते हैं। पहला कि एगो तोरा अनगिनत हल आता है, एगो प्रतिच्छेदी एगो हल आता है। तो प्रतिच्छेदी वाला बताते हैं तो a/d डज नॉट इक्वल टू b/e होनी चाहिए, जो प्रतिच्छेदी होगा और केवल एक हल होंगे, इसको हम लोग कहते हैं संगत। अनगिनत होने का शर्त
ए बटा डी बराबर बी बटा ई बराबर सी बटा एफ। ये अनगिनत होंगे, तीनों कंडीशन में बराबर होनी चाहिए। इससे हम लोग कहते हैं समपाती। क्या कहते हैं? समपाती। अब कोई हल नहीं होगा कि ए बटा डी बराबर बी बटा ई और डज नॉट इक्वल टू तीसरा का स्थान पर होनी चाहिए सी बटा एफ, यानी ए बटा डी बराबर बी बटा ई डज नॉट इक्वल टू सी बटा एफ। कोई हल नहीं होगा, विरोधी जिसे बोलेंगे असंगत, एक एक कंडीशन में होता है। ठीक है, दो समीकरण दिया होगा, ए बी सी डी आप चुनकर आप निकाल सकते हैं। समीकरण किसे कहते हैं? तो वह गणितीय कथन जिसमें अज्ञात राशि होता है और मान निकाला जा सकता है एक चर वाला समीकरण। जिस समीकरण में एक चर होते हैं उस एक चर वाला एक समीकरण कहते हैं, जैसे 2x - 5 बराबर 0 या y + 5 कुछ भी कह सकते हैं। दो चर वाले एक समीकरण या द्विचर समीकरण, जिस समीकरण में दो चर राशि होते हैं उसे द्विचर समीकरण कहा जाता है। जैसे x - y बराबर 6। ठीक है, उसके बाद से कहेगा कि आपको दो समीकरण दिए हैं, उनको लेखा चित्र द्वारा हल करने का शर्त है। यदि एक दूसरे का प्रतिच्छेदी करें तो अविरोधी युग्म में जो केवल एक और एक कटान बिंदु मुझे प्राप्त होगा। यदि एक दूसरे के समांतर हो तो कोई भी हल प्राप्त नहीं होगा। यदि एक दूसरे के संपाती हैं तो हमें अनगिनत हल प्राप्त होंगे। विवेचक पूछता है, विवेचक का सूत्र बताइए। तो बी एस स्क्वायर - 4ac, जिसे विवेचकर या श्रीधराचार्य निम्न से जानते हैं और इसे डी भी बोलते हैं। और द्विघात सूत्र बोलेगा तो -b प्लस बी एस स्क्वायर - 4ac बटा में 2a होता है। इससे हम गुणखंड निकाल सकते हैं। मूलों की प्रकृति बताना है तो आगे बताइएगा। यदि बी एस स्क्वायर - 4ac ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक और असमान होता है। अगर बी एस स्क्वायर - 4ac यदि आपका 0 के बराबर है तो वास्तविक और बराबर होता है। बी एस स्क्वायर - 4ac लेस देन 0 तो वास्तविक नहीं होता है। 0 से छोटा होता है तो वास्तविक नहीं होता है। ठीक है, दो चर वाले रेखीय समीकरण को हल करने की कितनी विधियाँ होती है आपसे पूछा जाएगा। तो 5 विधियाँ होती है। पहला का नाम क्या है? लुप्तीकरण विधि। इस विधि को देखिए किस प्रकार से हल करते हैं। किसी एक चर या दोनों समीकरण के ऐसे संख्याओं से गुना करते हैं कि दो समीकरण जो अज्ञात राशि दी गई है उसमें से कोई भी एक अज्ञात राशि का मान बराबर हो जाए। अब पुनः उसके गुणांक में देखेंगे कि जो चिन्ह अगर समान होगा तो हमें घटाना होता है और अलग अलग होगा तो जोड़ना होता है। उस राशि तो उसके दूसरे वाले राशि का मान निकाल कर किसी भी समीकरण में हम लोग रख देते हैं तो इस प्रकार से लुप्तीकरण विधि से समीकरण का हल हो जाता है। मान लीजिए कि 2x + y = 5 दिया है, 3x + 2y = 8 दिया है। हमें x को बराबर करना है तो ऊपर 3 से गुना करना पड़ेगा, नीचे 2 से गुना करना पड़ेगा ताकि हमारे x का गुणांक हो जाए, आपस में बराबर हो जाए। और चिन्ह सेम था तो हम लोग घटा देते हैं। प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन नाम से स्पष्ट है। लुप्तीकरण को कह सकते थे विलोपन विधि, जिसका नाम था एगो अचर को विलुप्त कर दो। प्रतिस्थापन यानी एक जगह से हटाकर दूसरे में रखना, रूप खाली चेंज करके दूसरे में रख देना है। प्रतिस्थापना, जो स्थापना है उसको दोबारा स्थापना कर दीजिए। ठीक है, किसी के द्वारा। तो किसी एक समीकरण में किसी एक समीकरण से किसी एक अज्ञात राशि के मान को अलग कर दूसरे समीकरण में उसे रख दिया जाता है। उसी चर के मान के स्थान पर उससे एक चर का मान निकल जाता है और उससे दूसरे समीकरण का मान हमारे आसानी से निकल जाते हैं। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए 2x + y = 5 दिया है, तो यहाँ से मुझे y को निकालना है तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 - 2x। इसके मान को हम 3x + 2y = 8 दिया दूसरा का समीकरण तो y के जगह पर हम लोग रख देते हैं। तुलनात्मक विधि, कंपेयर करना है तो नाम से स्पष्ट है कि दो समीकरण दिए गए हैं, दोनों में से किसी एक राशि के मान को अलग अलग कर उनमें तुलना करना है कि कैसे वो आपस में बराबर हैं। दोनों मान आपस में हैं तो बराबर कैसे हैं, यानी दोनों समीकरण में एक ही अज्ञात राशि का मान दूसरे अज्ञात राशि के पदों में व्यक्त कर उन्हें नीचे उन्हीं प्रकार समान कर दें। इस प्रकार आप एक चर के एक घातीय समीकरण पाते हैं, आप उन्हें उसको मान को किसी भी चर के मान में रखकर जो निकाले ना बराबर किए हैं उसी में रख देंगे तो आपका मान तुलनात्मक विधि से बन जाएगा। जैसे पहले का समीकरण दिया है 2x + y = 5 और 3x + y = 2y = 8, उसमें हम y बराबर कर देंगे 5 - 2x। ऐसे में हम करेंगे y बराबर तो 8 - 3x/2 आ जाएगा और दोनों को बराबर करके हम लोग इस प्रकार से हल कर लेंगे। बृहद गुणन विधि कहता है कि आप x के मान को निकालना है तो x को तोप दीजिए और bf से गुणा कीजिए -ce से, और y का मान निकालना है बराबर लीजिए y बटा तो y तो अचर पद मतलब c × d माइनस a × f अगला मुखी, और फिर अचर पद निकालना बराबर में एक को तोप दीजिए, अचर पद को तोप दीजिए a × e माइनस b × d। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अनुपात निर्णय विधि कहता है, अनुपात निर्णय विधि में चलेंगे
कि इसमें अचर पद को हर हाल में जीरो कर देना है। अचर पद को जीरो करने के बाद से उसके बाद से दोनों समीकरण में जो x और y आएंगे दोनों को बराबर कीजिए और x के नीचे y के गुणांक लिख दीजिए और y के नीचे x के गुणांक लिख दीजिए और बराबर में k मान लीजिए और दोनों अज्ञात राशि को k में व्यक्त कर दीजिए और k में व्यक्त करने के बाद से किसी एक समीकरण में रख दीजिए, k का मान निकल जाएगा, x y का मान पुनः आप लोग निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद से बात करते हैं आपका क्षेत्रमिति। गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी आकृति की माप, लंबाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि का अध्ययन करते हैं सॉरी दोस्तों, उसे क्षेत्रमिति कहते हैं। क्षेत्रमिति हिंदी भाषा का क्षेत्र और मिति से मिलकर बना है, जिसमें क्षेत्र का अर्थ होता है सतह या मिति का अर्थ होता है माप होता है। परिमाप या परिमिति किसी आकृति के चारों ओर के माप को परिमाप कहते हैं। क्षेत्रफल किसी आकृति के सभी सतह को मापना क्षेत्रफल कहलाता है। वृत्त कहते हैं कि यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त के व्यास का हो जाएगा 2r हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2r/2 हो जाएगी। वृत्त की परिधि कितनी हो जाएगी 2πr हो जाता है। वृत्त की त्रिज्या क्या होता है तो 2πr/2π। अगर परिधि से निकालना हो तो वृत्त के क्षेत्रफल कितना होता है πr² होता है। वृत्त की त्रिज्या क्षेत्रफल से निकालना हो तो √क्षेत्रफल/π, क्योंकि पाई कट जाएगा, r² का वर्गमूल r आ जाएगा। अर्धवृत्त का परिधि कितना होता है तो अर्धवृत्ति में 2 आपका त्रिज्या हो जाती है, इसलिए r×π+2 ये r×π+2। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 1/2 πr²। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल πr² θ/360। त्रिज्या खंड का परिमिति r×π θ/180 + 360। ठीक है, चाप की लंबाई πr/180। वृत्त खंड का क्षेत्रफल r² × π θ/360 -1/2 sin θ। वृत्त खंड की परिमिति 2π + πr/180। दीर्घ वृत्त खंड का क्षेत्रफल तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब आएंगे घन। घन की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक समान होते हैं। घन में 8 शीर्ष, 6 फलक, 6 फलक और 6 सतह होते हैं, 12 किनारे होते हैं एवं 4 विकर्ण होते हैं। घन के किनारा आपसे बात की जाती है तो मान लीजिए ए मान लेते हैं। ठीक है, भुजा को ए, तो आपसे बोला जाएगा कि घन का वक्र क्षेत्र बताइए या पार्श्व क्षेत्र बताइए, तो 4 गुने भुजा स्क्वायर, मतलब 4 गुने ए स्क्वायर। और घन का पूर्ण क्षेत्रफल तो 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। घन का आयतन तो भुजा क्यू। घन के भुजा से हमें घन के भुजा निकालना आयतन से 3 करनी आयतन। घन का भुजा निकालना है तो विकर्ण बटा √3 आपका घनाभ आएगा। तो घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई में कोई भी 2 असमान होते हैं या 2 मतलब कुछ ना कुछ पार्ट अलग होनी चाहिए। ठीक है, आयताकार जैसे दिखाई देनी चाहिए मुझे। तो घनाभ का वक्र पे क्षेत्रफल या चारों दीवार क्षेत्रफल या पार्श्व पे क्षेत्रफल कहेगा तो सूत्र एक ही होता है 2 × लंबाई + चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, घनाभ का पूर्ण पे क्षेत्रफल 2 × लंबाई गुने चौड़ाई + चौड़ाई गुने ऊंचाई + ऊंचाई गुने लंबाई। घनाभ का विकर्ण कहेगा √L² + B² + H²। घनाभ का आयतन कहेगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ की लंबाई कहेगा आयतन बटा चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का चौड़ाई कहेगा आयतन बटा लंबाई गुने ऊंचाई। घनाभ की ऊंचाई कहेगा आयतन बटा लंबाई गुने चौड़ाई। बेलन आएंगे। बेलन का वक्र पे क्षेत्रफल 2πrh। बेलन का संपूर्ण पे क्षेत्रफल 2πr × r + h। बेलन का आधार का क्षेत्रफल तो πr²। बेलन का परिमिति 2πr। बेलन का आयतन πr²। बेलन का परिमिति जो था वो वक्र पृष्ठ वाला था। खोखले बेलन का आयतन तो πh × R² - स्मॉल r², जहां r जो कैपिटल R था वो बड़ा है। शंकु में बात करेंगे। शंकु का मान लीजिए ऊंचाई l मानते हैं, तिरक के ऊंचाई l मानते हैं, त्रिज्या r मानते हैं। तो शंकु का वक्र क्षेत्रफल πrl। संपूर्ण क्षेत्रफल πr × r + l। आधार का क्षेत्रफल तो बीजसन है तो πr²। परिमिति 2πr। आयतन 1/3 πr²h। तिरक ऊंचाई l = √R² + h²। बुझिए कि कर्ण है
त्रिज्या रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ऊंचाई रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। उसके बाद से शंकु के छिन्नक की बात करेंगे। छिन्नक शंकु का आयतन 1/3 पाई एच कैपिटल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर। शंकु का पार्श्व क्षेत्रफल पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल एल। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल, छिन्नक शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल पाई एल इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल पाई आर कैपिटल स्क्वायर प्लस पाई स्मॉल आर स्क्वायर। शंकु के तिरक ऊंचाई रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के होल स्क्वायर। गोलाकार छिलके का आयतन 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू माइनस स्मॉल आर क्यू। गोला का बात करेंगे। गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का तल का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू। त्रिकोणमिति की बात करेंगे। त्रिकोणमिति मतलब ये नाम से स्पष्ट है, त्रिगोनोमेट्री। जो मुझे 3 बार नहीं जाना, 3 बार जाने की कोशिश नहीं किया, मैं उसके पास नहीं रहने वाला हूँ। ऑडियो बार बार दोबारा सुनिएगा। पुनः बता दें कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे आपको इसी तरीके से बोर्ड में अच्छा मार्क्स लाने के लिए प्रयत्न करता है, कोशिश करता है। आपका परिवार एक अच्छा सहयोग बने और एक बहुत बड़ा परिवार बने। आप चाहते हैं कि हम लोग परिवार एक अच्छे तरीके से विकास करें, आप लोग भी साथ दीजिए। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा जिसमें हम त्रिभुज के भुजा एवं कोण के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं उसे त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति का अर्थ मुझे 3 बार कोशिश किए बिना नहीं जाना जा सकता है। निष्पाद्य कितनी होती है? 6, यानी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा कॉट थीटा, यानी पूरा फुल पढ़ेंगे तो साइन जे कोस जे पढ़ते हैं, टेन गेट इसे पढ़ा जाता है। ठीक है, तो विस्तार से खाली सूत्र फोकस करेंगे। मान लीजिए कि लंब आधार और कर्ण में, तो लंब और आधार के जो आगे होते हैं परपेंडिकुलर, तो पी से परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्स। साइन थीटा बराबर लंब कर्ण आधार में पूछा जाएगा समान, तो लंब बटा का बताइएगा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, या कह सकते हैं साइन बटा कॉस याद रहेगा ना, तो आधार लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, तो कौन कट जाएगा तो लंब बटा आधार। उस तरीके से भी सोचिए। कॉसेक थीटा बराबर तो जानते हैं 1/sin थीटा या कर्ण बटा लंब, यानी जैसे पलटेगा ना तो पलट जाएगा। सेक थीटा 1/cos का करें या कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा तो कॉस बटा साइन कीजिए या आधार बटा लंब। देखिए साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का मान कितना होता है 1, तो लोग कहेंगे साइन थीटा बराबर 1/cos थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1, तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा, कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब बात करते हैं कि स्क्वायर में पूछा जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है हमेशा 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरह से कोई पूछ देगा साइन थीटा बराबर तो रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, या कोई पूछ दे कॉस थीटा बराबर रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर जोड़ देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 और प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और कोई पूछ दे कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इधर खींचा जाएगा उधर चल जाएगा, या टेन थीटा बराबर रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, या कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर फोकस कीजिएगा, कॉट थीटा बराबर रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान दिया हुआ है x, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/x, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा, पुनः अगर x दिया है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/x, तो हो चुका है। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का मान दिया x, तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान कितना हो जाएगा 1/x, इस तरीके से बना सकते हैं। और साइन 0 का मान तो आप रूट अंडर 0/4 1/4 2/4 3/4 या 5/4 मतलब इस तरीके से करके बनाइएगा, या डेट वैल्यू सुनिए सिर्फ। साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, साइन 90 का मान 1। कॉस सेम उल्टा है इसका, ठीक है 90 में से कर लीजिए, उल्टा घुमा लीजिए। कॉस 0 का मान 0, कॉस 30 का मान √3/2, कॉस 45 का मान 1/2, कॉस 60 का मान 1/2,
1/2 cos 90 का मान 0, tan का मान sin बटा cos से निकाल लीजिए, या आप जानबे करते हैं कि 4 को ऊपर कर दीजिए और नीचे से चले 0 से, ठीक है, किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो sin cos tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, और tan 45 का मान 1, tan 60 का मान √3, tan 90 का मान अप्रभाषी से बोलते हैं इनफाइनाइट। और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा को लंबकर्ण धारा बता देता है, तो कहिएगा इस तरीके से कहिएगा लाल बटा कक्का, और जब उल्टा कहा जाता है कच्ची कच्ची आप सेक और कौशेक और कॉट, तो कहिएगा कक्का बटा लाल, ठीक है, देख लीजिएगा वहाँ से ठीक से हो जाएगा। अब चलते हैं कौशेक, कौशेक 0 का मान इनफाइनाइट, और 30 के मान 2, कौशेक 45 के मान √2, कौशेक 60 के मान 2/√3, कौशेक 90 का मान 1, सेक 0 का मान 1, सेक 30 के मान 2/√3, सेक 45 के मान √2, सेक 60 के मान 2, सेक 90 के मान इनफाइनाइट, कॉट 0 का मान इनफाइनाइट, कॉट 30 के मान √3, कॉट 45 के मान 1, कॉट 60 के मान 1/√3, कॉट 90 के मान 0, ठीक है। तो आप ठीक से भी निकाल सकते हैं, इसी तरीके से भी निकाल सकते हैं। को सूत्र होते हैं आपको ये निकालने के लिए। साइन माइनस थीटा, तो साइन थीटा कॉस माइनस थीटा, सॉरी साइन माइनस थीटा तो माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा तो माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा तो कॉट थीटा, और सेक माइनस थीटा तो ये हो जाता है आपका सेक थीटा, कॉस माइनस थीटा तो माइनस कॉस थीटा। प्रथम पाद में बात करेंगे, पहले एक्स लिखाता है तब वाई लिखाता है। प्रथम पाद में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड पाद में साइन और कॉसेक, और दूसरा का पद में टेन और कॉट, तीसरा का पद में, और चौथा पद में कॉस और सेक। पहले का पद जो होता है पहले एक्स लिखा था तो प्लस प्लस, और दूसरा का पद में माइनस प्लस, तीसरा का पद में माइनस माइनस, और चौथा का पद में प्लस और माइनस। पूछ सकता है कि किस दो पद में समान चिन्ह वाले होते हैं, तो पहला और तीसरा। और इस तरीके से पूछ सकता है किस पद में पहले प्लस आते हैं तो माइनस आते हैं, तो चतुर्था, ठीक है। साइन ए प्लस बी का सूत्र बोलिए तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का सूत्र बोलिए तो साइन ए माइनस कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस साइन बी। कॉस ए प्लस बी का सूत्र बोलिए तो कॉस ए प्लस में है तो प्लस में होता है तो माइनस में लेते हैं, और सेम लिखते हैं पहले। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। कॉस ए माइनस बी का सूत्र बोलिए कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। टेन ए प्लस टेन बी का सूत्र बोलिए तो टेन ए प्लस टेन बी बाटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। टेन ए माइनस टेन बी का सूत्र बोलिए तो टेन ए माइनस टेन बी बाटा में 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। कॉट ए प्लस बी का सूत्र बोलिए तो कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1 बाटा कॉट बी प्लस कॉट ए। कॉट ए माइनस बी का सूत्र बोलिए तो कॉट बी इंटू कॉट ए प्लस 1 बाटा कॉट बी माइनस कॉट ए। टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी का सूत्र बोलिए तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी बाटा में 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए। अगर इसी सूत्र को हम लोग इन्वर्स में याद करेंगे ना तो बहुत ही काम करेगा, वहाँ पढ़ना पड़ता है इस तरीके से एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बाटा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो बहुत ही काम करेगा हम लोग 12th क्लास में भी और 9th क्लास में भी, ठीक है। साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र क्या होता है तो 2 साइन ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बटा 2। साइन ए माइनस साइन बी का सूत्र क्या होता है तो 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 इंटू साइन ए माइनस बी बटा 2। कॉस ए प्लस कॉस बी का सूत्र क्या होता है तो 2 कॉस ए प्लस बी बटा 2 इंटू कॉस ए माइनस कॉस बी बटा 2। साइन 2 का सूत्र क्या होता है तो साइन 2a तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए या 2 टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए का सूत्र क्या होता है तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, और कॉस में ही पूछता है तो साइन को चेंज करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर माइनस ए आ जाएगा। अगर साइन में पूछता है तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। अगर टेन में पूछता है तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आपका टेन स्क्वायर टेन 2a का आता है तो 2 टेन ए बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर इस तरीके से होता है कि 1 माइनस कॉस ए होता है तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बटा 2 कर देते हैं। अगर 1 प्लस कॉस ए होता है तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटा 2 कर देते हैं। अब एक जगह पर आपका 4x भी दे सकता है 5x भी दे सकता है, वहाँ बाटा में एंगल को आप 2 करते रहिएगा और बना सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। और कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का अधिकतम मान पूछता है तो रूट अंडर उनके दोनों एंगलों को मतलब गुणांकों को समान करते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर न्यूनतम मान पूछता है तो सिर्फ माइनस लगा देते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
कर देते हैं। साइन 15 डिग्री का मान आपसे अगर पूछ दिया जाता है तो रूट अंडर 5 - 1 बटा 2 रूट 2, जिसे हम लोग cos 75 भी कहते हैं। साइन 18 का मान पूछ दिया जाता है तो रूट अंडर 5 - 1 बटा 4, जिसे हम लोग cos 72 भी कहते हैं। साइन अगर 36 का मान पूछता है तो रूट अंडर 10 - 2 रूट 5 बटा 4, जिसे हम लोग cos 54 भी कहते हैं। cos 15 का मान पूछा जाता है तो रूट अंडर 3 + 1 बटा 2 रूट 2, जिसे हम लोग साइन 75 भी कहते हैं। और इसी तरीके से आप सम्मान निकाल लीजिएगा। और दोस्तों हम बता दें कि इसका मान आपका a - g के सूत्र में लिख सकता है। जैसे cos 15 कहते हैं तो cos 45 - cos 30 कर आप लिखा सकते हैं cos a - cos 20 के सूत्र पर। ठीक है, अब चलेंगे आपसे कि साइन 22.5 का पूछता है तो रूट अंडर 2 - रूट अंडर 2 बटा 2, cos 22 का पूछता है तो रूट अंडर 2 प्लस रूट 2 बटा में 2, 10 सिर्फ 22.5 का पूछता है तो रूट अंडर 2 - 1, cot रूट अंडर 22 का पूछता है 22.5 का पूछता है तो रूट अंडर 2 + 1। ठीक है, उसके बाद से चलते हैं हम आपके इस तरीके से कि साइन इनवर्स x देता है तो cos इनवर्स रूट अंडर 1 - x स्क्वायर, क्या कि cos 1 - x स्क्वायर कितना होता है, साइन स्क्वायर 1 - cos स्क्वायर, जो cos स्क्वायर होता है वो x का ही वैल्यू होता है कि इनवर्स में नीचे आ जाता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे आपसे cos इनवर्स को तो साइन इनवर्स रूट अंडर 1 - x स्क्वायर, टेन इनवर्स के तो साइन इनवर्स x बटा रूट अंडर 1 - x स्क्वायर, साइन इनवर्स के कॉसेक इनवर्स बटा 1 बटा x भी लिख सकते हैं, कॉस इनवर्स के सेक इनवर्स बटा 1 बटा x लिख सकते हैं, टेन इनवर्स के कॉट इनवर्स बटा 1 बटा x लिख सकते हैं, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x और कितना होता है π/2, सेक इनवर्स x प्लस कॉसेक इनवर्स x दे तो π/2 डेट आंसर होते हैं। और आपके बात करते हैं कि कॉसेक इनवर्स x बराबर साइन इनवर्स 1 बटा x, सेक इनवर्स x तो कॉसेक इनवर्स 1 बटा x, कॉट इनवर्स x तो टेन इनवर्स 1 बटा x, कॉट 10 × 10 बराबर कितना होता है 1, हम लोग पढ़ के आ रहे हैं। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x का मान कितना होता है π/2, इस तरह से लिख सकता है। और आपसे -16 हम लोग पढ़ लिए हैं। और आगे चलते हैं तो आते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में आएंगे तो पहले का बात करेंगे कि श्रेणी किसे कहते हैं। संख्याओं का वह समूह जो एक विशेष नियम द्वारा लिखी जाती है उसे श्रेणी कहते हैं। श्रेणी के प्रकार यह 2 प्रकार के होते हैं, पहला समांतर श्रेणी और दूसरा पदांतर, जिसे बोलते हैं सार्व अंतर श्रेणी। सार्व अंतर श्रेणी प्रत्येक पद का अंतर समान होता है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। जांचने के लिए आएगा तो हम लोग करते हैं T2 - T1 बराबर T3 - T2, इस तरीके से जांचते भी हैं और देता भी है तो बनाते भी हैं, मान निकालने के लिए भी आ जाता है, कोई के P या X लगा देता है। इसका संकेत AP होता है। अर्थमेटिक प्रोग्रेस परिभाषा पढ़ेंगे। समांतर श्रेणी वैसे अनुक्रम को कहते हैं जिसमें प्रत्येक पद पूर्ण वाले पद में कोई निश्चित संख्या या जोड़ने या घटाने से प्राप्त होता है, उसे हम लोग समांतर श्रेणी कहा जाता है। जैसे 3 में 5 जोड़ेंगे 8, 8 5 13, 13 5 18, एक समांतर जा रहा है, 5 5 का जोड़ जा रहा है, इसलिए वो समांतर श्रेणी में है। पदांतर या सार्व अंतर जिसे बोलेंगे कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एपी में 2 पदों के बीच के अंतर को सार्व अंतर कहते हैं, जिसे शायद डी से संकेत करते हैं या सी डी से संकेत करते हैं। डी निकालना हो तो T2 - T1 कहा जाता है। गुणोत्तर श्रेणी संख्याओं का वह क्रम जिसमें प्रत्येक पदों का अनुपात समान होता है, यानी रेशियो समान होता है। इसमें हम लोग सार्व अंतर था तो इसमें सार्व अनुपात होता है, जिसे आर से संकेत करा जाता था। इसका संकेत जीपी होता है, यानी ज्योमेट्री प्रोग्रेस पूछा जाता है। ऐसे 5 तो 25 तब 125 तो 625, अंतर क्या समान हो रहा है, 5 का गुणस हो रहा है। सार्व अनुपात ज्योमेट्रिक रेशियो 2 जीपी के पदों के अनुपात को सार्व अनुपात कहते हैं। इसका होता है T2 बटा T1 बराबर T3 बटा T2। AP समांतर श्रेणी के मध्य बिंदु का सूत्र A + B बटा 2। समांतर श्रेणी में अगर 3 संख्या मानना हो तो अल्फा - बीटा अल्फा अल्फा प्लस बीटा मानी जाती है। समांतर श्रेणी में 4 संख्या मानना हो तो अल्फा - 3 बीटा अल्फा - बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस 3 बीटा मानी जाती है। समांतर श्रेणी में 5 संख्या मानना हो तो अल्फा - 2 बीटा अल्फा - बीटा अल्फा अल्फा प्लस 2 बीटा अल्फा - बीटा। समांतर श्रेणी का अंतिम पद निकालना हो तो Tn बराबर A + n - 1 × D, जहाँ A का है प्रथम पद है और n क्या है पदों की संख्या है, D का है सार्व अंतर है। उसके बाद से कहेंगे अगर मान लीजिए इस तरह से कहता है कि 20वां पद बताइए तो A + -D कर देते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग Sm बराबर n बटा 2 2A + n - 1 × D। अगर Tn दिया हो तो n बटा 2 A + Tn, जिसे हम लोग L से भी सूचित करते हैं, इसलिए n बटा 2 A + L। और
अंतिम पद को हम टीएन कहेंगे या एन कहेंगे, कहीं कहीं देता है। समांतर श्रेणी के गुण किसी एपी के प्रत्येक पद में समान संख्या जोड़ने अथवा घटाने पर प्राप्त होता है। दूसरा, किसी एपी के प्रत्येक पद पर समरूप संख्या के गुणा करने अथवा भाग देने पर हमें समांतर श्रेणी प्राप्त होता है। तीसरा, दो एपी के संगत पदों को जोड़ने एवं घटाने पर प्राप्त श्रेणी भी एपी में होता है। चौथा, यदि किसी श्रेणी का एनवा पद एन का रेखिक व्यंजक हो तो वह श्रेणी एपी में होता है। एपी के योगफल से प्राप्त परिणाम क्या क्या हैं? प्रकृत संख्या का योग आता है तो एन इंटू एन प्लस 1/2 कर लेते हैं। पूर्ण संख्या का योग आता है तो एन इंटू एन माइनस 1/2 कर लेते हैं। सम संख्या आता है तो एन इंटू एन प्लस 1 कर लेते हैं। विषम संख्या आता है तो एन स्क्वायर कर लेते हैं। प्रकृत संख्या के बड़ों का योग आता है तो एन इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1/6 कर लेते हैं। प्रकृत संख्याओं के घनों का योग आता है तो एन इंटू एन प्लस 1/2 के होल स्क्वायर कर लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग परिणाम को भी जान लेते हैं। नियामक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट इक्वेशन, निर्देशांक ज्यामिति, गणित की वह शाखा इसमें किसी तल में स्थित बिंदुओं की स्थिति के बारे में अध्ययन करते हैं उसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। इसके जनक रेने दकार्ते हैं। नियामक ज्यामिति से संबंधित पद एक्स अक्ष क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष कहते हैं, इसे भुज भी के नाम से जाना जाता है। वाई अक्ष ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहते हैं, इसे कोटि के भी नाम से जाना जाता है। मूल बिंदु एक्स अक्ष तथा वाई अक्ष के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसका संकेत हमेशा कैपिटल ओ होता है। इसका निर्देशांक 0,0 होता है। अगर इसमें भी पाद की बात करते हैं तो पहले का 4 चतुर्थांश होते हैं। पहला चतुर्थांश में प्लस प्लस, दूसरा चतुर्थांश में माइनस प्लस, तीसरा चतुर्थांश में माइनस माइनस, चौथा चतुर्थांश में प्लस माइनस होता है। पाद या चतुर्थांश एक्स अक्ष तथा वाई के कटान से 4 भाग बनते हैं, इसे चतुर्थांश कहते हैं। वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु एक्स के निर्देशांक 0 होता है। अगर एक्स अक्ष पर हो तो वाई के निर्देशांक 0 होता है। दूरी सूत्र दो बिंदु के बीच की दूरी निकालने वाले सूत्र को दूरी सूत्र कहते हैं। दूरी सूत्र निकालने सूत्र कहता है रूट अंडर x2 माइनस x1 के होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर। मध्य बिंदु निकालने सूत्र कहता है तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। बिंदु ए दिया है, बिंदु बी दिया है, मिलाने में रहेगा मध्य बिंदु बोलेगा तो x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 कर दी जाती है। उसके बाद से कहेंगे त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक का सूत्र क्या होता है तो x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 प्लस y2 प्लस y3/3। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है तो 1/2 x1 1 ले रहे हैं x1 तो y2 माइनस y3 प्लस x2 तो y2 माइनस x2 लिए हैं तो y3 माइनस y2 और x3 लिए हैं तो y1 माइनस y2। संरेख होने का शब्द बताई जाती है तो x1 y2 माइनस y3 x3 तो y3 माइनस y2 x2 हो गया ना, x3 तो y1 माइनस y2 बराबर 0 कर देते हैं। उसके बाद से कहेंगे त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक। त्रिभुज के अंतः केंद्र के निर्देशांक होता है ax1 प्लस bx2 प्लस cx3/a प्लस b प्लस c। उस तरीके से ay1 प्लस by1 प्लस cy3/a प्लस b प्लस c। और उसके बाद से दो बिंदुओं के अंतर विभाजन का सूत्र क्या होता है तो x1n प्लस x2m/m माइनस n। अंतर विभाजन का कहेगा तो m प्लस n, नीचे भी m प्लस n होता है और ऊपर भी हम लोग का प्लस भी होता है y1n प्लस y2m/m प्लस n। अगर y विभाजन का होता है तो सिर्फ माइनस हो जाता है x1n माइनस x2m/m प्लस n y1n माइनस y2m/m प्लस n। कुछ मुख्य ज्यामिति तथा नियामक ज्यामिति में प्रयोग करना है। त्रिभुज समबाहु होगा यदि तीनों भुजा समान होते हैं। त्रिभुज समद्विबाहु होगा यदि कोई दो भुजा समान होते हैं। 3 नंबर, त्रिभुज समकोण होगा यदि बड़ी भुजा का वेग अन्य दो भुजा के वेग के बराबर होते हैं। 4 नंबर, आयत के लिए सम्मुख भुजा और विकर्ण समान होगा। 5 नंबर, वेग के चारों भुजा और विकर्ण समान होंगे, वर्ग के चारों भुजा और विकर्ण समान होंगे। सम चतुर्भुज के चारों भुजा समान होनी चाहिए। जी नंबर, समांतर चतुर्भुज के लिए सम्मुख भुजा समान होनी चाहिए। उसके बाद से बोलेंगे सांख्यिकी एवं प्रोबेबिलिटी। सांख्यिकी एक्सर्जी, अंग्रेजी का एक्सर्जी जर्मन भाषा के वह शब्द है जिसका अर्थ होता है राजनीतिक शास्त्र। सांख्यिकी का विकास राज्य विज्ञान के रूप में हुआ जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य का संकलन करना या आजकल इसका प्रयोग संख्यात्मक आंकड़ों में होने लगा है। गणित की वह शाखा जिसमें हम बड़े बड़े आंकड़ों को छोटा करके दिखाते हैं सांख्यिकी कहलाते हैं। इसका शॉर्ट फॉर्म है। सांख्यिकी से संबंधित पद पहले आंकड़ा डाटा, दिए गए चर मान को आंकड़ा कहते हैं। यह दो प्रकार का होता है, पहले प्राथमिक आंकड़ा प्राइमरी डाटा
प्राइमरी डाटा जिस आंकड़े की संख्या का दायित्व अनुरोध अनुसंधानकर्ता पर होता है उसे प्राथमिक डाटा आंकड़ा कहते हैं, जैसे जनगणना द्वारा प्राप्त आंकड़ा। द्वितीय या गौण आंकड़ा जिसे बोलेंगे सेकेंडरी डाटा, जिस आंकड़े की सत्यता का दायित्व अनुसंधानकर्ता पर नहीं होता है उसे गौण आंकड़ा कहते हैं, जैसे समाचार पत्रों से प्राप्त चुनाव परिणाम। आंकड़ों का वर्गीकरण यह दो तरीके से होता है, पहला अवर्गीकृत आंकड़ा, अवर्गीकृत और आंकड़ा। ठीक है, अवर्गीकृत आंकड़ा मतलब आंकड़े जिस रूप में संकलित है उसे उसी रूप में लिखे जाना अवर्गीकृत आंकड़ा कहलाता है। दूसरा होता है वर्गीकृत आंकड़ा, जैसे क्लासिफाइड डाटा कहते हैं, आंकड़े के उनकी विशेषताओं के आधार पर सजाने को वर्गीकृत आंकड़ा कहते हैं। वर्ग चिन्ह या मध्य बिंदु क्लास मार्क किसी वेग के अंतराल के उच्च सीमा और निम्न सीमा के योग के आधा कर देना, बाटा में 2 लिख देना। वर्ग चिन्ह बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा बाटा में 2, तो वही कहलाती है वर्ग चिन्ह। ठीक है, या बड़ा बड़ा श्रेणी दिया हो तो उसमें से बड़का में से छोटा घटाओ और बाटा में 2 लगा दो। परिसर या वर्ग परिमाप किसी वर्ग अंतराल के उच्च सीमा में से निम्न सीमा हटा दी जाती है तो परिसर निकलता है, अर्थात परिसर बराबर उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। बारंबारता कहेंगे फ्रीक्वेंसी, कोई चर मान जितनी बार आता है उसे बारंबारता कहते हैं, इसका संकेत हमेशा f होता है। संचयी बारंबारता किसी वेग की बारंबारता तथा उस वेग के पहले वाले सभी वर्गों के बारंबारताओं का योग संचयी बारंबारता कहलाता है। यानी पहले बारंबारता लिख दो और उसमें जोड़ते जाओ और बारंबारता का जो लास्ट वाला आएगा वो कुल बारंबारता के योग के बराबर होता है। मिलान चिन्ह बारंबारता को f से और संचयी बारंबारता को c से दिखाएंगे। मिलान चिन्ह टेलीमार्क बारंबारता के एक चिन्ह मतलब जो दर्शन एक को 1 पाई खींच देते हैं, 3 को 3 को पाई, 4 को 4 पाई, 5 को 4 पाई खींच कर एक को पीछे काट देते हैं, वही आपका होता है मिलान चिन्ह। अपवर्जी या अतिव्यापी वर्ग अंतराल वह वर्ग अंतराल जिसमें प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा हो जाती है उसे अपवर्जी वर्ग अंतराल कहा जाता है। समावेशिक या अतिव्यापी वर्ग अंतराल कैसे कहते हैं, वह वर्ग अंतराल जिसमें प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा नहीं होती है, तो उसे समावेशिक बनाने के लिए ना मेरे दोस्तों उसमें निम्न सीमा में 0.5 घटाई जाती है और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ दी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद से आंकड़ों को व्यक्त करने का तरीका, पहला कि दंडालेख, दूसरा चित्रालेख, तीसरा आयोचित, चौथा बारंबारता, पांचवा बहुभुज चतुर्भुज। और उसके बाद से आता है माध्य, किसे कहते हैं मीन। किसी बंटन के पदों के कुल योग में कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त राशि माध्य कहते हैं, इसका संकेत हमेशा ए होता है। माध्य बराबर पदों का योग बटा कुल संख्या। माध्य निकालने का दूसरा भी सूत्र होता है सिग्मा एफ एस बटा सिग्मा एफ, या ए बराबर अगर लघु रीति की बात करेगा तो ए बराबर ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, पद विचलन से भी आपका निकल जाता है। माध्य की बात करेंगे तो मीडियन, किसी आंकड़े के चर मान को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर बीच वाला मान को माध्यिका कहते हैं, इसका संकेत हमें एम होता है। संचय बारंबारता वक्र अथवा तुरंत जिस भी ओसी और ऊंचाई को पढ़ते हैं। ठीक है, संचय बारंबारता 2 प्रकार से व्यक्त करते हैं, एक से कम संचय बारंबारता, एक से अधिक संचय बारंबारता। उसके बाद से बात करेंगे त्वरण, यह संचयी बारंबारता वितरण का आलेखीय प्रदर्शन है। चूंकि 2 प्रकार संचयी बारंबारता होती है, परिणाम स्वरूप 2 प्रकार के त्वरण होते हैं, से कम त्वरण और से अधिक त्वरण। वर्ग अंतराल की उन सीमाओं को भुज एवं संगीत की संचयी बारंबारता को कोटि लेते हैं हुए क्रमशः बिंदुएं अंकित करके मिलान पर से कम त्वरण मिलता है, जबकि वर्गों के निम्न सीमाओं को भुज और संगत की संचयी बारंबारता को कोटि लेते हुए क्रमशः बिंदुएं अंकित करके मिलान पर से अधिक त्वरण मिलता है। त्वरण खींचने के लिए वितरण सतत होनी चाहिए, अर्थात वर्ग अंतराल के अतिव्यापी होना चाहिए। नोट दूसर का, यदि केवल त्वरण खींचने को कहा जाए तो उसका अर्थ से कम त्वरण खींचना चाहिए। तीसर का, यदि त्वरण के बिंदु से मिलाया जाए तो प्राप्त चित्र संचयी बारंबारता बहुभुज कहलाता है। चौथा, यदि वितरण समावेशिक अथवा अंतिव्यापी में हो तो पहले अपवर्जी या अतिव्यापी विधि में बनाने चाहिए। हमने बनाने का तरीका बताया कि निम्न सीमा में 0.5 घटाइए और उस सीमा में 0.5 जोड़िए। माध्य के गुण, गणना में सभी पदों का महत्व यह आंकड़े के सभी पदों पर आधारित है, फलस्वरूप यह संपूर्ण वितरण का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। दूसरा, गणना की सरलता, समांतर माध्य की गणना का सूत्र अत्यंत सरल है। तीसरा, निश्चितता, इसकी गणना में अनुमान का स्थान नहीं है, इसमें केवल एक राशि प्राप्त होती है। चौथा, प्रतिदर्श के प्रतिबिंब का न्यूनतम प्रभाव, यदि प्रेक्षण के पूर्ण क्षेत्र में कई प्रतिदर्श आंकड़े लिए जाए तो सभी प्रतिदर्श संग्रह के माध्यम लगभग समान होते हैं। पांचवा, बीजगणितीय प्रकृति, इसकी बीजगणितीय विवेचना संभव है। माध्य के दोष,
एक नंबर, यह माध्य चर मानों को अनुचित रूप से महत्व देता है, जिसके कारण सब कभी कभी अच्छा प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता है। दूसरा, इस माध्य का मान कभी कभी गणना के आधार पर आ जाता है। तीसरा, इसका मान से कभी कभी ऐसा परिणाम आता है जो स्थिति का सही अंदाजा नहीं दे पाता है। चौथा, इसका मान कभी कभी समूह से बाहर की संख्या से प्राप्त हो जाता है। माध्यक या माध्यिका के गुण, गणना की सरलता, इसकी गणना सरल है। दूसरा, चरणों मानों की अवहेलना, माध्यक पर चरम मानों को बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तीसरा, निश्चितता, इसका निर्धारण निश्चितता के साथ कर सकते हैं। चौथा, गुणात्मक विश्लेषण, गुणात्मक अध्ययन जैसे कि मानसिक स्तर, ईमानदारी, योग्यता, गरीबी आदि के लिए यह अधिक उपयोगी माप है। दोष, पहला कि चरम मानों की अवहेलना, यह गुण तब दोष माना जाता है जब चरम मानों को महत्व देना जरूरी होता है। दूसरा, अप्रतिनिधित्व, यह समूह के सभी चर मानों पर आधारित नहीं होती है, यह पूरे समूह का सभी ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है, ठीक ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं कर पाती है। तीसरा, निर्धारण की कठिनता, इनको निर्धारण में चर मानों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाते हैं। माध्य का सूत्र, सरल वितरण के लिए माध्यक m बराबर n+1/2 वे पद का मान यदि x विषम हो, m बराबर n/2 कर निकालते हैं। ठीक है, अगर सूत्र बोला जाएगा तो माध्यक का सूत्र बोलता है m बराबर l+n/2 माइनस a कैपिटल f बटा स्मॉल f गुने h। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, l+n/2 माइनस f मतलब वर्ग अंतराल का ठीक संचय में बढ़ता है, मतलब संचय में बढ़ता ये भी बोल सकते हैं बटा f गुने आई, l+n/2 माइनस ये बटा f गुने आई या h, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, बार 3 बार बोले हमने। बहुलक यानी मोड, किसी वितरण का वह चरमान जिसके आसपास चरमान सर्वाधिक केंद्रित है बहुलक कहलाते हैं। साधारणतः वह चरमान होता है जिसकी पुनरावृत्ति संपूर्ण वितरण में सर्वाधिक बार हो, अर्थात जिसकी बारंबारता अधिक हो। यदि चर मान समान बार बार आता है तो उसकी उस वितरण में बहुलक नहीं होता है, इसे m0 से सूचित किया जाता है। बहुलक की गणना, सरल वितरण के लिए बहुलक वेग सर्वाधिक बारंबारता वर्ग बहुलक कहलाता है। बहुलक के सूत्र क्या होते हैं, तो mo बराबर l गुने mo बराबर f0 माइनस f1 बटा 2f0 माइनस f1 माइनस f2 गुने h। ठीक है, इस तरीके से आपका बहुलक का सूत्र होते हैं। माध्य माध्यिका बहुलक में संबंध में आएगा तो mo बराबर हो जाता है 3a माइनस 2a, यानी बहुलक बराबर हो जाता है 3 गुने माध्य माइनस 2 गुने माध्य, 3 गुने माध्यक, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। इसका प्रयोग सूत्र बहुत ज़्यादा प्रयोग करता है। एमओ बराबर का होता है 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध्य। यहाँ जोड़ दीजिएगा सबसे ज़्यादा। बहुलक का गुण, बहुलक का दोष, इसमें भी होता है कि सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, चरम मानों को अवहेलना नहीं करता है, दैनिक जीवन में उपयोग होता है। दोष में आता है कि अनिश्चितता आ जाता है, गणना में असुविधा हो जाती है, इस तरीके से होता है। और बात करेंगे ताश की गड्डी में कुल कितने प्रकार के पत्ते होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। कुल कितने पत्ते होते हैं, तो 52 हो जाते हैं। और प्रत्येक पत्ता कितने प्रकार का होता है, तो 13 प्रकार का होता है। काला पान, इक्का अर्थात मान लीजिए 1 ए हो जाता है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 गुलाम, और जोकर होता है राजा होता है, और के मतलब क्वीन हो जाता है, रानी हो जाती है, जिसे जोकर बोल सकते हैं के को। ठीक है, चित्रपाता भी 3 प्रकार के होते हैं। और लाल पान, ठिकरी, लाल चिड़िया, काला पान। और काला पान बोला जाएगा काला रंग कितने होते हैं, तो 26, और लाल रंग कितने होते हैं, तो 26 होते हैं। प्रायिकता की बात करेंगे जिसे बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी गणित की वह शाखा जिसमें हम किसी घटना को घटित होने की संभावना का अध्ययन करते हैं, उसे प्रायिकता कहते हैं। घटना किसी प्रयोग के अनुकूल परिणाम को घटना कहते हैं, इसका संकेत ई होता है। घटना के प्रकार, प्राथमिक या सरल घटना, जब घटना के परिणामों की संख्या 1 हो तो उसे सरल घटना कहते हैं। जैसे एक पास से कुछ 5 आना 1 आ रही है तो 1/6 मिश्र या संयुक्त घटना। जब घटना के परिणामों की संख्या 1 से अधिक हो तो उसे संयुक्त या मिश्र कहते हैं। जैसे एक पास से कुछ में सम संख्या आना, असल में से को होता है 2 4 6 यानी 1 से 20 आ रहा है तो 3/6 यानी 1/2। असंभव या अनिश्चित घटना, जब घटना घटित न हो
तो उससे असंभव घटना कहते हैं, इसकी परिकता शून्य होती है। एक पासे के उछाल में 7 आना तो 0/6। निश्चित घटना, जब घटना घटित हो तो उसे निश्चित घटना कहते हैं, इसकी परिकता हमेशा 1 होती है। जैसे किसी पासे के उछाल में 5 आना तो 1/6। समसंभावी घटना, जब किसी घटना के घटित या घटित होने ना होने की संभावना बराबर हो तो उसे समसंभावी घटना कहते हैं। पूरा घटना, किसी घटना ई के लिए पूरा घटना हुआ है जो ई के घटित नहीं होने पर होती है। जैसे ना कहते हैं PFE और PFE डैश, तो घटना के परिकता PFE बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटा नंबर ऑफ सबस्टेंस, यानी घटना घटित होने की संख्या बटा कुल घटना की संख्या। अब PFE प्लस यानी घटना घटित होने की संख्या और नहीं घटित होने की संख्या का योग कितना होता है, 1 होता है। जैसे मान लीजिए कि एक ताश से गड्डी में 5 आती है तो 1/6 और नहीं आती है तो 1 में से 1/6 यानी 5/6 हो जाती है। यानी PFE प्लस PFE डैश बराबर हमेशा 1 होता है। घटना घटित होने की संख्या प्लस घटना घटित नहीं होने की संख्या बराबर 1 होता है। किसी घटना के सभी परिकताओं का योग हमेशा कितना होता है, 1 होता है। किसी घटना की परिकता कितना से कितना बीच में हो सकती है, तो 0 तथा 1 के बीच में होती है, यानी 0 से 12 या बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर। न्यूनतम कितना हो सकता है, 0। अधिकतम कितना हो सकता है, 1। इसलिए कहा जाता है कि 0 > PFE < 1। निम्नलिखित में से कौन परिकता नहीं हो सकती है, पूछता है। तो जब तक के लिए ऊपर छोटा और नीचे बड़ा हो तो परिकता हो सकती है, मतलब हर बड़ा है और अंश से तो परिकता हो सकती है। और जैसे ही हर छोटा होता है अंश से तो नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से बेसी चला जाएगा। या ऋणात्मक में हो तो वो नहीं हो सकता है। या मान लीजिए कि 0.35% देता है तो परसेंट देगा, तो परसेंट का मतलब कितना होता है, 1/100 तो 5/100 तो परिकता हो सकता है। सिक्के के उछाल में कुल घटना, अगर 2 सिक्का हो तो 2 के पावर n कर लेते हैं। काहे कि कितने भी सिक्के होगा कि परिणाम कितना है, 2 है तो 2 के पावर n। 4 सिक्का हो तो 2 के पावर 4। 3 सिक्का हो तो 2 के पावर 3। पासा कहा जाता है तो 6 के पावर n। तो 1 पासा हो तो 6 के पावर 1। 2 पासा हो तो 6 के पावर 2। 3 पासा हो तो 6 के पावर 3 कर लिया जाता है। हमने इसका तरीका ही बताया कि किंग लिखा जाता है। ताश की एक गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, इसमें 26 लाल एंड 26 काले होते हैं, तो बताया गया ही है आपको। अब बात किया जाता है कि आपको मान लीजिए कि पूछता है पूरा कोण, तो पूरा कोण का योग कितना होता है, 90। संपूरक कोण का 180 और प्रयुक्त कोण का कितना होता है, तो 360 है। दोस्तों आप लोग का जो त्रिभुज वाला है कि समरूप त्रिभुज वाला, तो आपको सिद्ध करना होता है। दोनों बाटा वाला पूछता है तो त्रिभुज वाला थोड़ा सा ऑडियो बाद में चली जाएगी। ये आपको मैथ में काफ़ी सहयोग दिया ऑडियो, तो जरूर अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। इस परिवार से जुड़िए ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकें और मैथ में आप एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकें। जय हिंद दोस्तों। इस ऑडियो को फुल वॉच करने के लिए, फुल वॉच किए एक का मतलब आपको मैथ से प्यार है, आप मैथ से प्यार करना चाहते हैं, आप में बहुत जोश है, आप अपने माँ बाप का शेर हैं, इसलिए आपने फुल वॉच किए हैं।